नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं आज अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु राष्ट्रीय आय का मापन। इसके अंतर्गत आय विधि से, व्यय विधि से, उत्पादन विधि से किस प्रकार हम राष्ट्रीय आय समान रूप से प्राप्त कर पाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ऑल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं राष्ट्रीय आय के मापन में आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि के संदर्भ में। देखिए, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में आउटपुट उत्पादन जो होता है, फर्म उत्पादन करती हैं, वो इनकम जनरेट होती है जो परिवार के सदस्यों को मिलती है, और परिवार और फर्म का संबंध, देश का संबंध विदेशों से आयात निर्यात के माध्यम से भी जुड़ा होता है। यहाँ पे जो भी आय प्राप्त हुई, जो परिवार का क्षेत्र है, वह क्या करता है, कुछ आय अपनी जमा कर देता है और कुछ व्यय कर देता है। तो व्यय के रूप में जो व्यय किया जाता है वो निवेश के रूप में फिर उत्पादन में लग जाता है। और सरकार भी कई प्रकार के व्यय करती है और सरकार जो है आय भी प्राप्त करती है टैक्स के रूप में। इस तरह से हमने देखा है आपस में सभी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, और अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादन, आय तथा व्यय का एक चक्र अनवरत चलता रहता है। और ये तीनों घटक जो है राष्ट्र की आय की गणना के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें माना गया है राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट में, मैं पहले भी एक वीडियो निकाल चुका हूं, यहाँ बता चुका हूं, जिसमें मैंने राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट, उसके जितने भी 8 कंसेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सभी। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, फिर निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, इसके संदर्भ में सूत्र बताते हुए काफी एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत की थी। और आज एक और वीडियो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, जिसमें आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि को शामिल किया गया है, उसको मैं लेके आया हूं। तो राष्ट्रीय आय के मापन में उत्पादन है, उत्पादन से क्या होगा, उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि आएगी। और आय से क्या होगा, आय विधि आएगी। और व्यय से क्या होगा, व्यय विधि के द्वारा हम ज्ञात करें। ये तीनों बराबर राष्ट्रीय आय इनसे ज्ञात होती है, और सबसे हमको फिर अंततः राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। अब देखिए, उत्पादन विधि है अथवा मूल्य वृद्धि विधि है, सर्वप्रथम विधि है। इसमें हमने क्या किया, व्यय विधि है, जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा माने आपको पता चल गया कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत जो रहने वाले नागरिक हैं और उसके अलावा निवासी हैं, जो विदेशी हैं, बाहर भारत में आके रह रहे हैं और 1 साल से ज्यादा उनको समय हो गया, निवासी भी घरेलू सीमा में आ जाएंगे। और विदेशों में भारत के दूतावास हैं या भारत के एरोप्लेन चलते हैं, तो ये सब भारत की सीमा में ही शामिल किए जाएंगे। LIC का काम है, इंश्योरेंस का काम है, बैंकिंग का काम है, तो ये सब भी इस तरह शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना की जाती, राष्ट्रीय आय को मापती है। अब देखिए, उत्पाद मूल्य से जो है एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्य, क्या है यहाँ, बाजार मूल्य ही ज्ञात हो रहा है शुरू में हमको। राष्ट्रीय आय में जाते हमको ये बाजार मूल्य से जो चीज घटानी जोड़नी होगी वो करेंगे। यदि वर्ष के दौरान वर्ष में उत्पादित समस्त उत्पाद बिक जाता है तब उत्पादन का मूल्य के बराबर होता है। मानिए जितना उत्पादन हुआ साल भर में, साल भर की बात हो रही है, जितना उत्पादन हुआ सबका सब बिक गया, तो वह किसके बराबर होगा, उत्पादन के मूल्य के बराबर बिक्री हो जाएगी। यदि वर्ष का सारा उत्पाद बिक जाता है, मान लिया जाए यदि उत्पादन का कुछ भाग अनबिका रह जाता है, तब इसे फर्म के माल सूची स्टॉक में जोड़ दिया जाता है, यानी कि स्टॉक में शामिल हो जाता है। वर्ष के दौरान इसे स्टॉक में परिवर्तन, ये जो डेल्टा का चिन्ह है, स्टॉक में परिवर्तन को बताता है। स्टॉक परिवर्तन स्टॉक में के रूप में व्यक्त किया जाता है।
ऐसी स्थिति में उत्पाद के मूल्य को वर्ष के दौरान बिक्री के कुल जोड़ तथा वर्ष के दौरान स्टॉक में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। अब उत्पादन का मूल्य अब क्या होगा, बिक्री प्लस स्टॉक, डेल्टा स्टॉक यानी कि डेल्टा में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। यदि वर्ष के दौरान कुछ उत्पाद अनबिका रह जाता है तब ये सूत्र आता है। अब हम देखते हैं कि पहला कदम क्या है। उत्पाद मूल्य वृद्धि ज्ञात करते समय सबसे पहले हम पहचान करेंगे, वर्गीकरण करेंगे उत्पादन में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। भाई प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक साधन है, जो भी प्रकृति से हमको सर्वप्रथम प्राप्त होता है वह सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि है, खेती हमको इससे गेहूं है, चावल है, कपास है, ये सब गन्ना है, यह हमको पहली बार प्राप्त हो रहा है। वनन है, लकड़ी है, प्रथम बार प्राप्त हो रही है। दुग्ध है, दूध हमको गाय भैंसों से प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। मत्स्य पाली हुई मछली को हम खा रहे हैं तो ये प्रथम बार प्रकृति से प्राप्त हुई है। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इसके अलावा खनन क्षेत्र भी आता है। प्रकृति में जितने भी अयस्क हैं, कच्चा माल है जो हमको मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र में वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो भी चीज हमने प्राप्त की है, कच्चा माल प्राप्त किया है, उसको विनिर्मित किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार जितने प्रकार की भी उद्योग धंधे हैं सब द्वितीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र समझे, सभी प्रकार की सेवाएं, सुख संबंधी क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। तो जितनी भी सेवाएं जनता को, लोगों को मिलती हैं वह सब इसमें तृतीयक क्षेत्र में आता है। यातायात, हर किस्म की यातायात, चाहे वह थल से यातायात हो, जल यातायात हो, वायु यातायात हो, और हवाई जहाज हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, पानी का जहाज हो, कोई भी यातायात हो, संचार, मोबाइल हो, टीवी हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, जो भी संचार साधन है वे सब सेवाएं जो जनता को प्राप्त हो रही हैं, डॉक्टर है, शिक्षक है, सब इसमें आता है तृतीयक क्षेत्र में। दूसरा कदम, शुद्ध उत्पादन मूल्य की गणना करनी है। अब हमने तो पहले पहचान कर ली कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र आएंगे। अब हम पहचान करेंगे शुद्ध उत्पादन मूल्य की गणना करने के लिए जो जरूरी चीज क्या है, पहले हमको पता होना चाहिए उत्पाद का मूल्य क्या होता है, जो भी उत्पादन है उसका मूल्य कितना है वो पता हो। मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य, ये उत्पाद का मूल्य माने अंतिम जो उपभोग कर रहा है उसका मूल्य कितना दिया, उत्पादन ने अंतिम बिक्री करके क्या प्राप्त किया वो। मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य कितना है, जो मेडिसरी रूप में मिली कि वह जो मध्यवर्ती वस्तु है, जैसे जो भी हमारा कच्चा माल था वह फाइनल गुड नहीं चेंज हो पाया है तो ये सब कच्चे माल का मूल्य होगा। स्थायी पूंजी का उपभोग, भाई हमने मशीनरी इस्तेमाल की, हमने कोई भी चीज इस्तेमाल की, उसमें टूट फूट आ गई, घिसावट आ गई, उसका जो व्यय करना पड़ रहा है, उसमें जो भी उपभोग में लग रहा है वह सब स्थायी पूंजी का उपभोग है। अप्रत्यक्ष कर, जो भी प्रकार की जीएसटी इत्यादि है सब अप्रत्यक्ष कर में आ गई शामिल। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भाई दूसरा कदम क्या उठाना है, शुद्ध मूल्य वृद्धि का सूत्र हम देखते हैं। उत्पादन का जो मूल्य था कुल, यानी कि अंतिम उत्पाद का मूल्य, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग घटा देंगे। इसके अलावा जो घिसावट वह है, स्थायी पूंजी का उपभोग है वो भी घटा देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे। अब है एक और सूत्र भाई, जो पहला कदम था शुद्ध मूल्य वृद्धि का, प्राथमिक क्षेत्र से जो मूल्य वृद्धि हुई धन जोड़ दिया जाए, द्वितीयक क्षेत्र द्वारा जो मूल्य वृद्धि हुई धन, तृतीयक क्षेत्र द्वारा जो मूल्य वृद्धि हुई, तीनों को जोड़ दो भाई, आपको शुद्ध मूल्य वृद्धि मिल जाएगी। अब उत्पाद मूल्य की गणना हम एक और तरीके से करते हैं भाई, अंतिम उत्पाद विधि से करो या मूल्य वृद्धि विधि से करो, दोनों से जीडीपी एक समान ही प्राप्त होता है। इसको हम उदाहरण द्वारा लेते हुए चलते हैं, समझते हैं इसको। उदाहरण है भाई, उत्पादन की अवस्थाएं मान लिया जाए, सबसे पहले खेतों से गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं वाले ने मैदा वाले ने पीस के उसको मैदा बना दिया चक्की में, फिर डबल रोटी वाले ने मैदा लेके डबल रोटी बना दी, फिर दुकानदारों ने बिक्री की डबल रोटी वाले से खरीद के। तो इसको जरा हम देखते हैं, यहाँ उत्पादन का मूल्य दिया गया है कि गेहूं, मैदा, डबल रोटी की बिक्री के उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, अंतिम वस्तु बेचने पर कितना रुपया प्राप्त हुआ, और मध्यवर्ती कितना खर्चा आया उनको, भाई कितना खर्चा करके कितना खर्चा किया और कितने में बेचा, और उससे मूल्य वृद्धि जितना अंतर है इन दोनों का वह यहाँ मूल्य वृद्धि विधि हो गई। तो अब हम देखते हैं, गेहूं में उसने 1600 उत्पादन मूल्य बेचा अपना सामान, खर्चा कुछ नहीं किया तो 1600 की मूल्य वृद्धि हो गई। मैदा जो चक्की वाला है उसने 2400 का बेच दिया बना के गेहूं का मैदा, और उसने खरीदा कितने था, टोटल खरीदा था 1600 का, तो कितना मूल्य जनरेट हुआ,
वैल्यू कितनी जनरेट हुई, 800 रुपए की। अब डबल रोटी है, डबल रोटी कितने में बिकी, 3200 की, तो उसने मैदा कितने में खरीदा था, 2400 का। अब मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 800। अब डबल रोटी की दुकानदार ले आए डबल रोटी बिक्री करने के लिए डबल रोटी की फैक्ट्री से, अब बेकरी से, तो वहां 3600 का बेस डाला उन दुकानदार ने और खरीदा था 3200 का, 400 का मुनाफा कमा लिया। इस प्रकार देखते हैं मूल्य वृद्धि का टोटल किया तो 3600 रुपए प्राप्त हो रहा है। और यहाँ हम देखें उत्पाद मूल्य जो लास्ट डबल ओडी वो भी 3600 है, तो 3600 का अंतिम उत्पाद वो मूल्य वृद्धि से मैच करेगा। अगर हम यहाँ पे उत्पादन मूल्य को जोड़ लें 10,800, मध्यवर्ती का टोटल कर लें 7200, 10,800 में से 7200 घटाया 3600, ऐसे भी मूल्य वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। अब इसको फिर समझाया गया है, किसान का गेहूं ही उत्पादन करते समय कोई व्यय नहीं करना पड़ा था उसको, तो वह स्वयं परिश्रम करता है तथा बीज और खाद पर कोई व्यय नहीं होता, इसलिए किसान ने गेहूं द्वारा 1600 रुपए की मूल्य वृद्धि की। अब गेहूं को का मैदा बनाकर बेचने वाले ने गेहूं 1600 रुपए में खरीदा तथा 2400 रुपए में बेचा। इस प्रकार मैदा बनाने वाले ने 2400 में से 1600 जो उसको खर्चा आया था वो घटा दिया, 800 की मूल्य वृद्धि हो गई। डबल रोटी बनाने वाले ने 2400 रुपए का मैदा खरीदा भाई तथा 3200 में डबल रोटी बेची। इस पर डबल रोटी 3200 माइनस 2400 इजिकल टू 800 रुपया। दुकानदार ने वो लिया है डबल रोटी खरीद के दुकान के लिए 3200 में और बेच रहा है 3600 में, तो उसका मूल्य वृद्धि हुई 400 रुपए। अगर हम देखें 1600 प्लस 800, 800 प्लस 400 3600 हो गया। और हम उत्पादन मूल्य जोड़ेंगे तो 10,800 आया, मध्यवर्ती को जोड़ेंगे तो वो 7200 आया, उन दोनों का अंतर करेंगे तो 3600 आ गया। मूल्य वृद्धि हमको ज्ञात हो जा रही है। देखिए अब तीसरा कदम जो करना है, जो मूल्य वृद्धि से हमने राष्ट्रीय आय ज्ञात की है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे और उससे हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। फिर राष्ट्रीय आय क्या है, एनडीबी फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे। अब सावधानी क्या बरतनी है इसमें वैल्यू एडेड मेथड में, कि जो मध्यवर्ती उपभोग है वह शामिल ना किया जाए उसका मूल्य। जो बिक्री मान ले सेकेंड हैंड कोई बिक्री की वस्तु है उसके मूल्य को भी शामिल ना किया जाए जो प्राप्त हो रही आय किसी को सेकेंड हैंड वस्तु बेचने में। जो उसने स्वयं के उत्पादन के लिए चीज रखी है अपने खाने के लिए उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल ना किया जाए। तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन को शामिल किया जा सकता है। कमीशन जो प्राप्त हुआ है सेकेंड हैंड वस्तु को बेचने में, जो कमीशन मिला किसी भी व्यक्ति को, कमीशन को शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय में। अच्छा, सेल्स आर गिवन देन एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, केवल एक्सपोर्ट को शामिल कर लो इंपोर्ट को शामिल कर लो ऐसा नहीं होता। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा के उसको ही राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के रूप में जोड़ा जाता है। अब मध्यवर्ती जो भी खरीदारी की है अकेले इंपोर्ट को भी शामिल नहीं करेंगे, दोनों को साथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, वैल्यूज को। अब आते हैं आय विधि से कैसे ज्ञात करें भाई राष्ट्रीय आय। आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के फलस्वरूप अर्जित किए जाने वाले भुगतान अर्थात साधनों की आय का योग किया जाता है। इस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। यदि इस आय में विदेशों से अर्जित आय शुद्ध आय जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय बन जाती है। अब देखें सूत्र, मजदूरी है, धन लगान, धन ब्याज, धन लाभांश, धन अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष, मिश्रित आय, विदेशों से शुद्ध अर्जित आय, ये सब मिलकर राष्ट्रीय आय बन जाती है। अब देखिए लगान, लाभ, ब्याज और लाभ को हम परिचालन अधिशेष कहते हैं। अगला सूत्र परिचालन अधिशेष लिया, इसका मतलब इसमें लगान, ब्याज, लाभांश सब शामिल हो रखा है। और सूत्र बन गया मजदूरी, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, विदेशों से शुद्ध अर्जित आय। ये मिश्रित आय क्या होती है? मिश्रित आय होती है स्वनियोजितों की आय, अर्थात कोई बहुत हुनर है, स्किलफुल है, उसके में कोई स्किल है जिसके वह उसकी उपयोगिता इस्तेमाल करके वह अर्जित कर रहा है। जैसे डॉक्टर की आय, अपनी योग्यता के अनुसार वह अपनी आय अर्जित कर रहा है। अच्छा, परिचालन अधिशेष आपको बता ही दिया, लगान, लाभ, ब्याज तीनों से मिलकर परिचालन अधिशेष मिलता है। अब हम करते हैं व्यय विधि के बारे में बात। राष्ट्रीय आय की गणना करने की तीसरी विधि व्यय विधि है, जिसमें अंतिम व्यय की माप के आधार पर जितना अंतिम व्यय हुआ है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो जाता है। अब एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है।
यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। व्यय विधि के कदम क्या है? अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करो, अंतिम व्यय का वर्गीकरण करो, अंतिम व्यय की गणना करो, विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन करो, राष्ट्रीय आय का अनुमान तब निकल जाएगा 5 स्टेप में। तो भाई अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करनी है। सबसे पहले कौन कौन शामिल होगा? घरेलू सीमा, घरेलू सीमा बताई दी आपको। भौगोलिक सीमा के अलावा जो नागरिक हैं देश के और निवेशी विदेशी भी शामिल हो सकते हैं, या एनआरआई भारत के शामिल हो सकते हैं जो 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, या भारत की एम्बेसी विदेशों में, वो भी घरेलू सीमा में आ गई। भारत का निवेश का कार्यक्रम या एलआईसी है, बैंक बीमा है जो भारत के लोग करते हैं विदेशों में, और इस तरह से ये सब घरेलू सीमा में आती हैं। तो अंतिम व्यय जो वो कर रहे हैं वह किस में आया? इसी में शामिल हो गया। तो 4 आर्थिक इकाइयां, परिवार क्षेत्र ने जो व्यय किया, उत्पाद क्षेत्र ने जो व्यय किया, सरकारी क्षेत्र शामिल हो गया, शेष विश्व शामिल हो गया। अब वर्गीकरण करना है भाई इसका। निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी सेक्टर ने कितना अंतिम उपभोग व्यय किया, सरकारी क्षेत्र ने कितना अंतिम उपभोग व्यय किया, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्या लगा, स्टॉक में परिवर्तन कितना है, शुद्ध निर्यात कितना है, ये सब जोड़ के हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात होगी। अब अंतिम व्यय की गणना 2 प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है भाई। सकल बिक्री की मात्रा कितनी थी, कितनी बिक्री हुई, टोटल बिक्री कितनी हुई, और कीमतें कितनी है, उनको दोनों को आपस में गुणा कर दो तो जीडीपी ज्ञात हो जाएगी मार्केट प्राइस में। अब उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय भी का भी आकलन करना है, और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट का अनुमान लगाने के लिए हमको जीएनपी एमपी से मार्केट प्राइस से घिसावट व्यय भी घटाएंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी घटा देंगे, तो इससे हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। अब देखते हैं जो चीज हमने 5 स्टेप में समझी, पहली संक्षेप में समझते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस में निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, शुद्ध निर्यात, ये से बन गई जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस। अब विदेशों से आय जोड़ देंगे तो बन गई जीएनपी मार्केट प्राइस। अब इस जीएनपी में से घटा देंगे घिसावट और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तो बन गई एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब हम आते हैं तीनों विधियों का सारांश यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे बता दिया है। मूल्य वृद्धि उत्पाद विधि का सूत्र देखते हैं। बाजार कीमत पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि कितनी है भाई, उससे मिल गया आपको जीडीपी मार्केट प्राइस। अब उसमें से घिसावट व्यय घटाया तो मिल गया एनडीपी मार्केट प्राइस। अब उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष घटाया एनडीपी में से, और अप्रत्यक्ष कर घटाने पर मिल गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसमें जोड़ दी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तो मिल गई एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब आय विधि ये है, ये इससे हटकर है, इसमें बाजार मूल्य का कोई स्थान यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको। जब आप कर्मचारियों के पारिश्रमिक जोड़ देंगे, परिचालन शेष जोड़ देंगे, सब नियोजितों की यानी कि मिक्स्ड इनकम जोड़ देंगे तो सीधा आपको एनडीआई फैक्टर कॉस्ट मिल गया। इसको आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ आय विधि से है तो इसको पी की जगह आई लिख दिया हमने। इसमें सीधा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ी, सीधे आपको राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिल गई। यहीं पर जाना है सब में, सब विधि से, बाजार मूल्य से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में आए, आय विधि से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से आए, व्यय विधि से भी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना है। तो व्यय विधि में क्या करना है, कौन कौन सा व्यय शामिल होगा? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण में जो व्यय हुआ, शुद्ध निर्यात, मतलब इसमें निर्यात माइनस आयात कर दिया जाए। अब इससे मिल गई हमको जीडीपी मार्केट प्राइस। अब इससे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया, घिसावट घटाई, तो यहाँ पे एक जगह में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे आएगा एनडीपी मार्केट प्राइस। क्या आना चाहिए? एनडीपी मार्केट प्राइस आएगा, वो लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है। तो इसमें फिर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए जोड़ देंगे तो बन जाएगी फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं, यहाँ पे आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट क्योंकि घिसावट और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया है तो फैक्टर कॉस्ट में चले गए और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो गया वो। अब उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ी तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमको ज्ञात हो गया। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा के बेल आइकन पर इसको जाके
ऑल का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी